हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की अगर सूची बनाई जाए तो 100 से ज़्यादा इतिहास लेखकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन विभिन्न कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। आरंभ में मात्र कवियों के सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता था। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। खासकर 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड अर्थात आदिकाल तथा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के तीसरे कालखंड अर्थात रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर रूपचंद पारिक फ्रेंच लेखक गारसा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में ईस्वी सन 1839 में लिखित इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, किंतु डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता इसको इतिहास ग्रंथ मानने से इनकार करते हैं। शेरसिंह सेंगर ने शेरसिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने 1839 में प्रथम भाग और 1847 में दूसरा भाग प्रकाशित करवाया। इसमें हिंदी के लगभग 1000 कवियों का परिचय मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। वे पहले काल विभाजन करने वाले इतिहासकार थे। यह एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी सन के कालखंड को चारण काल नाम दिया। इस इतिहास ग्रंथ में एकरूपता का अभाव, साहित्यिक प्रवृत्ति के बोध का अभाव दिखाई देता है, किंतु इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने की वजह से या प्रथम प्रयास के रूप में सराहनीय है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित करवाया है। इसमें 5000 कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मिलता है। उन्होंने इस काल को आरंभिक काल नाम दिया और इसके 2 भाग बताए। एक पूर्वारंभिक काल, जिसका समय 700 से 1300 विक्रम संवत और उत्तरारंभिक काल का समय 1300 से 1444 विक्रम संवत तक माना है। मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। आरंभिक काल या पूर्वारंभिक काल एक सामान्य संज्ञा है। उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। अध्यायों में भाषा का आधार लिया गया है। अध्यायों के नाम संपूर्ण कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साहित्यिक नामकरण के लिए भाषा का आधार अनुचित है। नामकरण का कोई ठोस एवं प्रामाणिक आधार नहीं बताया। नामकरण के लिए यह औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके बाद इतिहास लेखन के लिए आचार्य शुक्ल जी का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मील का पत्थर है। उनकी मान्यताओं पर कई विद्वानों ने चर्चा की है। हिंदी के कई छात्र उनका ही इतिहास पढ़कर आगे बढ़े हैं
उन्होंने कई स्थापनाएं की है। उस समय प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी, सामग्री उपलब्ध नहीं थी। उस समय उन्होंने अनुपलब्ध सामग्री को खोजी और श्रम साध्य कार्य कर इस ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस कालखंड को वीरगाथा काल कहा और इसका समय 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना है। उन्होंने साहित्य की प्रवृत्ति को आधार बनाकर इस कालखंड का नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने यह नामकरण करते समय अपनी मान्यता के विषय में लिखा है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय ही नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस नामकरण अर्थात हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लक्षण निरूपण के लिए निम्नलिखित 12 पुस्तकों का आधार लिया है, जो इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंगल जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। शुक्ल जी की मान्यताओं का मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। इन ग्रंथों में से कुछ अनुपलब्ध है, कुछ नोटिस मात्र है, तो नए संशोधनों के आधार पर कई के प्रकाशन वीरगाथा काल में नहीं हुए। इस नामकरण में धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की उपेक्षा की गई है। अपभ्रंश की अनेक साहित्यिक कृतियों की भी उपेक्षा की गई है। यह नाम उचित नहीं है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। उन्होंने इस कालखंड को 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का माना है। उनकी मान्यता थी कि इस कालखंड के जीवन, समाज पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस कालखंड की अंतर्बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करने पर भी उपर्युक्त दोनों वर्गों का दबदबा ही प्रमुख पाते हैं। काव्य में भी प्रमुखतः सामंती वातावरण को ही रूपाकार दिया गया है। श्रृंगार आदि की प्रवृत्तियों का संबंध उन्हीं से है। मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। तदयुगीन संदर्भ के अनुकूल नामकरण है। किसी साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा अभिरुचि का अभाव है। विवेच्य काल की समग्र प्रवृत्तियों का समावेश नहीं है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी असंगत है।
नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य की अवहेलना है। रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। उन्होंने इस युग का नामकरण दो भागों में विभक्त किया, एक संधि काल जिसे 700 से 1000 विक्रम संवत तक माना है तथा दो चारण काल जिसे 1000 से 1375 विक्रम संवत तक माना है। उनके द्वारा किया गया यह नामकरण भाषा और वर्ग का बोधक है, इसलिए ज़्यादातर विद्वानों ने इसे अस्वीकार किया है। उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया और प्रामाणिक चारण रचनाएं नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कालखंड का समय सन 1000 से 1400 ईस्वी तक का माना है। द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम का सबसे ज़्यादा विरोध किया। इस नामकरण को देते वक्त उन्होंने जो कथन किया अर्थात मूल्यांकन किया वह इस प्रकार है। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं। इस प्रकार द्विवेदी जी भी इस नाम में अर्धस्वीकृति ही ध्वनित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो द्विवेदी जी की भी इस नाम में अर्धस्वीकृति ही ध्वनित होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए निम्नलिखित 12 पुस्तकें आधारभूत बताई है, जो इस प्रकार है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, परमु चरित, भविष्य कहा, परमात्मा प्रकाश, बौद्धगान और दोहा, स्वयंभू छंद और प्राकृत पैंगलम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नामकरण का मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। आदिकाल नाम प्रारंभ या सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम में 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथपंथियों के साथ साथ वीरगाथात्मक काव्यों और अब्दुल रहमान, विद्यापति तथा खुसरो आदि को भी एक सूत्र में समेटा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी समाविष्ट है। द्विवेदी जी के बाद में इतिहास पर काम करने वाले ज़्यादातर विद्वानों और आचार्यों ने इस नाम को तथा द्विवेदी जी के तथ्यों एवं तर्कों को स्वीकार किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है। उनका मानना था कि हिंदी भाषा का इस समय में अंकुरण हो रहा था, किंतु उनके द्वारा दिया गया यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा है।
यह नाम भाषा के आधार पर उन्होंने दिया, किंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का यहाँ जिक्र नहीं है, यथा यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल कहा है। यहाँ साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह भी स्वीकार्य नहीं है। इन विद्वानों के अलावा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या उन्मेष काल या शून्य काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदि काल और बाल्यावस्था काल, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है, तो राम खेलावन पांडेय ने इसे संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहा है। किंतु द्विवेदी जी के बाद डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त आदि ने आदिकाल नामकरण स्वीकृत किया है। इससे हिंदी की विभिन्न बोलियों के अस्तित्व को भी महत्व प्रदत्त हो जाता है।